हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आपको पता है कि हम लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये जो पीवाईक्यू सीरीज है आज एक क्लास नंबर 16 रहने वाली है। इससे पहले जो 15 क्लासेस या 15 पीवाईक्यूज करवा दिए गए हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और ये आप पढ़ेंगे तभी आपका पेपर क्रैक होगा, क्योंकि हम 2024 से लेकर के बैक जा रहे हैं, जिसमें आज का ये जो पेपर है हमारा, ये 13 जनवरी जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये 13 जनवरी 2023 का सेकंड पेपर है। ठीक है, जिसके हमने सीडीपी क्वेश्चंस आज सॉल्व करने हैं। ठीक है, यदि इनको आप पढ़ेंगे, डीप में समझेंगे, जैसे मैं आपको हर एक ऑप्शन समझा देता हूं, जो कठिन शब्द हैं उनको हम विधिवत तरीके से समझा देते हैं, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी सीटेट क्रैक होगा, तभी आप सीडीपी में 30/30 मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेली आपको शाम को 6 बजे क्लास हमारी मिल ही जाती है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप इधर उधर भटकते रहेंगे, आपका सीटेट नहीं क्रैक होगा, और आने वाले समय में सीटेट में एग्जाम 4 होने वाले हैं, अभी 2 हैं, क्रैक कर लो और अपना जो है आने वाले फ्यूचर में आप वैकेंसीज जो आने वाली हैं उनमें अपना स्थान पक्का कर पाएं आप। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं, देखिएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास की गति, द पेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। बाल विकास की जो गति होती है, क्या वो एक समान होती है सब में? नहीं, बाल विकास की जो गति होती है वो एक समान सब में नहीं होती। सभी बच्चों में विकास की जो गति है वो भिन्न भिन्न होती है। भाई कैसे? कुछ बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, कुछ देर में बोलना सीखते हैं, कुछ 10 महीने में चलना सीख जाते हैं, तो कुछ 12 महीने में चलना सीखते हैं, कुछ 15 महीने में चलना सीखते हैं। तो ये जो गति है विकास की वो एक समान नहीं होती। ठीक है, इस पर, क्योंकि इस पर प्रभाव पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य का, उसके एटमॉस्फेयर का, है ना, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। मानकीय है क्या? मानकीय का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि एक जैसा नियम या एक जैसा तरीका सभी पर लागू होना। डेवलपमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां हर बच्चा अलग होता है। डेवलपमेंट में व्यक्तिगत जो प्रभाव हैं उनका प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के नेचर में बच्चा पल बढ़ रहा है, वहां का सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, उसी पर आधारित होता है बच्चे का डेवलपमेंट। मानकीय भी नहीं है। अव्यवस्थित होता है विकास? नहीं, अव्यवस्थित नहीं होता, अनसिस्टमैटिक नहीं होता, डिसऑर्डर नहीं होता, सिस्टमैटिक होता है। अव्यवस्थित ये भी गलत है, क्योंकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, जैसे सिर से पैर तक का क्रम, जिसको सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन कहा गया है, और प्रॉक्सिमो-डिस्टल डायरेक्शन जो कि केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है। तो एक ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है, अव्यवस्थित नहीं होता। ऑप्शन कट जाएगा। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बात बिल्कुल ठीक है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, और यह अव्यवस्थित होती है? नहीं, अभी आपको समझाया, अव्यवस्थित नहीं होता, अनसिस्टमैटिक नहीं होता, डिसऑर्डरली नहीं होता, ऑर्डरली होता है। ठीक है, इसलिए आधा ये ऑप्शन सही था, आधा गलत है, इस वजह से हमारा ये भी कटा, ये भी कटा। बाल विकास की गति एक समान या मानकीय, अभी आपको बताया एक समान नहीं होता, विकास भिन्न भिन्न होता है, मानकीय नहीं होता, है ना, कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ये बात ठीक है कि जो डेवलपमेंट है वो कुछ हद तक क्या होता है? क्रमानुसार होता है, सुनियोजित होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ हद तक प्लान्ड होता है और सीक्वेंस में होता है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक समान और मानकीय की वजह से ये ऑप्शन भी कट जाएगा। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और ये कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बाल विकास की जो गति है, जो दर है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं का मतलब है कि इसमें प्रभाव पड़ता है बच्चे के एटमॉस्फेयर का, बच्चे के पालन पोषण का, उसके स्वास्थ्य का और उसके एटमॉस्फेयर का, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। और जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, रेंगना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, चलना सीखेगा, एक सीक्वेंस होता है ना, ऑर्डर में होता है डेवलपमेंट। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा जो डी है वह राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न कहता है कि
किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के? वो कौन सी अवस्था होती है जहां बच्चों के जो क्रियाकलाप हैं वो बड़ी मांसपेशियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। ठीक है, ये कहां पे होता है भाई? शैशवावस्था में, जो कि हमारी 0 से 6 वर्ष का समय है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 6 से 8 वर्ष का समय है। किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष का समय है। या मध्य बाल्यावस्था, जो हमारा मध्य बाल्यावस्था 8 से 10 साल का पीरियड होता है। बच्चा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, वहां पे फाइन मोटर स्किल का प्रयोग करना नहीं जानता, या उसके अंदर वो फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं होती है, वो होता है शैशवावस्था का समय, इन्फेंसी का पीरियड। कौन सा? इन्फेंसी। यहाँ पे बच्चा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना जानता है। यहाँ पे बालक जैसे उठना, बैठना, रेंगना, चलना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं करता है शैशवावस्था में। यहाँ बच्चे के अंदर जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। फाइन मोटर स्किल का मतलब क्या है? फाइन मोटर स्किल जैसे कि जहाँ पे छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे फिंगर्स का प्रयोग करना बच्चा जान जाए, है ना। जैसे पेंसिल पकड़ करके लिखना शैशवावस्था में डेवलप नहीं होता है ना। और जैसे बटन लगाना, अपने कपड़े बच्चा खुद नहीं पहन सकता, बटन नहीं लगा सकता, बालों में कंघी नहीं कर सकता, है ना, ये छोटा बच्चा नहीं कर पाता है। ये होती है फाइन मोटर स्किल, जहां हम अपनी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे मैंने कहा ना कि पेंसिल नहीं पकड़ पाता, कैंची से चीजों को नहीं काट पाता है ना। अगर कोई चित्र बना रहा है तो उसमें रंग नहीं भर पाएगा। ये सब छोटी मांसपेशियों का प्रयोग बच्चा यहाँ पे करना नहीं जानता है। बाकी प्रारंभिक बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इसमें बच्चा चीजों को सीख जाता है, फाइन मोटर स्किल का प्रयोग करना जान जाता है। तो यहाँ पे बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होता है शैशवावस्था में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी का मतलब जो है बालक और युवा, ठीक है, युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से मतलब कि अपने डेली रूटीन में समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, इसको क्या कहेंगे? सुजनता, संवर्धन, समाजीकरण या स्थगित अनुकरण। तो जिसमें युवा पीढ़ी, बालक या युवा जो है वो रोजमर्रा की अंतःक्रियाओं से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखता है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे क्या है? सामाजिक प्रक्रिया को सीखती है, अर्थात समाज के नियम, रीति रिवाज, समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह का व्यवहार अच्छा माना जाता है, वो सारी चीजें सीखता है बच्चा। वो जहां पे ये सारी चीजें सीखता है उसे हम समाजीकरण कहते हैं, उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। जब बच्चा या युवा अपने परिवार से, अपने स्कूल में, फ्रेंड सर्कल में, समाज के साथ बातचीत करते हैं तो वो धीरे धीरे सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, इसको समाजीकरण कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब सुजनता क्या है, सोशियबिलिटी क्या है? सुजनता का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, कोई बालक दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाए, है ना, और अच्छे से बातचीत करे और बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेता हो, तो कहते हैं कि उसमें सुजनता बहुत है, बड़ा मिलनसार आदमी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है ना। यानी कि लोगों से दोस्ताना व्यवहार अच्छा कर ले, मिलनसार हो, उसे कहते हैं सुजनता। ठीक है। संवर्धन का मतलब, कल्चरिंग का मतलब यहाँ पे क्या भाई? संवर्धन का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, उसको सुधारना, उसको बेहतर बनाना। अब यहाँ पे संवर्धन का मतलब होगा कि कोई विशेष संस्कृति, कोई परंपरा, कोई भाषा या कोई आर्ट है, उसको बढ़ावा देना, उसे बनाए रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे अपनी आप जो भी संगीत है, नृत्य है अपने यहाँ का, या जो भाषा है उसको बचा करके रखना और उसका डेवलपमेंट करना, यही तो संवर्धन है ना। अगर मान लीजिए स्कूल में बालकों को उनकी मातृभाषा और उनकी जो सांस्कृतिक कलाएं हैं वो सिखाई जाती हैं, तो ये संवर्धन होगा, क्योंकि आप अपनी संस्कृति को बचा करके आगे भी उसको बढ़ा रहे हैं, ये संवर्धन हो जाएगा। समाजीकरण आपको हमने बता ही दिया। स्थगित अनुकरण, इस डिलेड इमिटेशन का मतलब होता है कि किसी भी क्रिया को, किसी भी व्यवहार को आप देख करके तुरंत ना करें, बाद में याद करके वो काम कर लें। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ को ब्रश करते हुए देखता है कि मेरी माँ ब्रश कर रही है, वो देखता तुरंत है, लेकिन माँ के सामने तुरंत वो क्रिया करता नहीं है, ब्रश नहीं करता। फिर जब वो अकेला होता है, फिर उस काम को याद करके
वो ब्रश निकाल के और उसमें वो मंजन लेके वो करना शुरू कर देता कि मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया था। तो उस क्रिया को उसने तुरंत नहीं किया, बाद में याद करके फिर उस काम को कर रहा है जब वो अकेला है। इसे कहते हैं डिलेड इमिटेशन। जैसे बच्चे क्या करते हैं, किसी गाने को पहली बार सुन ले तो तुरंत नहीं गाते, बाद में याद करके गाने लगते हैं। जैसे हम लोग कोई गाना सुन ले किसी के सामने, है ना, अब तुरंत हम नहीं गा रहे हैं क्योंकि हमको शर्म लग रही है। जब हम अकेले होंगे तब उस गाने को याद करके फिर अकेले गाएंगे। वो क्या होगा, वो डिलेड इमिटेशन होगा कि हम कर तो रहे हैं लेकिन बाद में कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है डिलेड इमिटेशन। तो आप समझ गए सारे ऑप्शन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा समाजीकरण राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और कहता है कि जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। किस स्टेज में आकर के बच्चा फिजिकल एक्टिविटी और संवेदी अनुभव का मतलब अपने इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां हमारी कौन कौन सी हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनको हम इंग्लिश में सेंस ऑर्गन कहते हैं, एसियन सेंस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये जहां पे बच्चा सेंस ऑर्गन प्लस फिजिकल एक्टिविटी दोनों को मिला करके क्रिया करता है, दोनों को मिला करके दुनिया को समझ रहा होता है, वो किस उम्र में डेवलप होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी चालक अवस्था में, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। संवेदी अनुभव, सेंस ऑर्गन का यूज कहां पे करता है वो? सेंस ऑर्गन का यूज करता है वो अपना संवेदी चालक अवस्था में, जब वो 0 से 2 साल का होता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी और संवेदी अनुभव दोनों को साथ में मिला के कैसे काम करता है बच्चा? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब जो काम आप फिजिकल एक्टिविटी, जैसे बच्चे ने क्या किया, हाथ से किसी चीज को पकड़ करके मुंह में रख लिया, ये बच्चे ने फिजिकल एक्टिविटी की कि हाथ से पकड़ करके उसको मुंह में रखना, ये फिजिकल एक्टिविटी है। अब मुंह में रखने के बाद उसका स्वाद ले रहा है, किससे ले रहा है? जीभ से। तो अब ये जीभ से स्वाद लेना, ये उसका सेंस ऑर्गन, अब वो इंद्रिय के माध्यम से उसको समझ रहा है, उसकी गंध, उसकी महक यानी कि उसकी स्मेल को महसूस कर रहा है। कैसे? नाक से उसकी स्मेल को महसूस कर रहा है, ये उसकी सेंस ऑर्गन एक्टिविटी हो गई। तो वो फिजिकल प्लस सेंस ऑर्गन दोनों को मिला करके दुनिया को या चीजों को समझ रहा है। ठीक है, ये होता है शारीरिक क्रियाओं और संवेदी अनुभव का समन्वय। जहां आप बच्चा चीजों को हाथ से पकड़ करके मुंह में रखने की क्रिया फिजिकल एक्टिविटी हो गई, फिर उसको जीभ से उसका स्वाद चख रहा है, उसके शेप एंड साइज को समझ रहा है मुंह में ले जाकर के, उसकी गंध को महसूस कर रहा है, वो सेंस ऑर्गन के माध्यम से कर रहा है। तो ये दोनों चीजें मिला करके क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी प्लस संवेदी अनुभव का समन्वय हो गया। ये इस तरीके से वो दुनिया को समझ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि हमारे 7 से 11 साल की होती है। यहाँ बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण आएगा, यहाँ बच्चा वर्गीकरण का गुण आएगा, यहाँ बच्चा रिलेशनशिप आ जाएगी उसके अंदर। और जैसे कि अब वो समझने लग जाएगा कि 5 + 5 = 10, 5 × 2 = 10 भी समझने लग जाएगा, है ना। ये तो हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये हो जाएगा, ये किस उम्र की अवस्था है? ये किस उम्र में आता है? 2 से 7 साल। 2 से 7 साल यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाएगा कि जैसे सिंबॉलिक थॉट मतलब अपनी कार को या अपने मोबाइल फोन को कार समझ के चलाने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ बच्चे के अंदर एनिमिज्म का गुण आएगा, जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझेगा। जैसे चलती हुई कार को देख के कहेगा कि इसमें जीव है, यानी कि ये भी सजीव है, ये चल रही है ना। यहाँ बच्चे के अंदर सेंट्रेशन का गुण आ जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष का समय होता है, यहाँ बच्चे की तर्क शक्ति तीव्र हो जाती है, चिंतन और ज्यादा अमूर्त हो जाता है, निगमनात्मक पूर्व कल्पना यानी कि हाइपोथेसिस जैसी क्वालिटी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। सारे ऑप्शन समझा दिए, तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि जीन प्याजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है, जस्ट मैंने अभी इसको पहले रिपीट कर दिया, कार सजीव है क्योंकि वो चल रही है, क्या प्रदर्शित करती है? ये बच्चे के अंदर एनिमिस्टिक थिंकिंग को दिखा रही है, जीववादी सोच को दिखा रही है कि यहाँ पे बच्चा 2 से 7 साल का है भाई, जीववादी सोच को दिखा रही है। वो समझ रही है कि कार चल रही है, इसमें भी जीव है। अगर वो टेबल से लड़ जाती है और चोट लग जाती है, रोने लगती है, फिर माँ आती है और टेबल को ऐसे मारती है, तो उसको लगता है कि अब बराबर हुआ, अब टेबल को भी चोट लगी है।
ठीक है, तो वो जीववादी सोच एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है। 2 से 7 साल में बच्चे के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो ऐसा करता है बच्चा। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। कार को इसलिए सजीव मान रहा है क्योंकि वो चल रही है। यहीं पे बच्चे के अंदर सेंट्रेशन का गुण आएगा। 2 ग्लास में पानी है, पतले और लंबे ग्लास में कहेगा इसमें ज्यादा पानी है, क्योंकि वो ऊंचाई पर फोकस कर रहा है, सिर्फ एक पहलू को देख रहा है, चौड़ाई को नहीं देख रहा है। यहां बच्चे के अंदर और भी गुण होंगे, जैसे सिंबॉलिक थॉट आएगा, है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केंद्रीयता, ये भी हमारा 2 से 7 साल में ही आएगा। जीववादी सोच भी 2 से 7 साल में ही आएगा। इरिवर्सिबिलिटी का गुण, जैसे मैंने कहा 5, अब यहां पे बच्चे इरिवर्सिबिलिटी का मतलब 5 + 5 = 10 हुआ, तो 5 × 2 = 10 कैसे हुआ, ये बच्चा नहीं समझ पाएगा। ये भी हमारा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ही आता है। तो ये तीनों जो विशेषताएं दी गई हैं, ये 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं हैं। 2 से 7 साल में बच्चे के अंदर एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, सेंट्रेशन होता है, इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है, यानी कि चीजों को पलट करके नहीं समझता यहाँ पे बच्चा। जो क्रमबद्धता है, सीरिएशन है, सीरिएशन बच्चे के अंदर 7 से 11 वर्ष में आता है। ठीक है, चीजों को एक वर्ग में, एक वर्गीकरण में लगाना, ठीक है, क्रम से लगाना, ये बच्चे के अंदर 7 से 11 साल में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एनिमिस्टिक थिंकिंग राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कहता है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण मतलब स्तर है यहाँ पे 3rd लेवल और 6th स्टेज की बात हो रही है। 3rd लेवल, 6th स्टेज, और 6th स्टेज मैंने बताया था कि 6ठे चरण तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, ऐसी भावना बहुत कम लोगों के अंदर डेवलप होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्याय, समानता और ह्यूमन राइट्स की बात करें। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। तो जो व्यक्ति 6th स्टेज तक पहुंच जाता है उसमें क्या विशेषता होती है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, नहीं, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखेगा वो 4th स्टेज में। कहां देखेगा? 4th स्टेज में, जिसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहां बच्चा नियमों को निश्चित मानता है। निश्चित मतलब फिक्स्ड, कि जो नियम हैं वो फिक्स्ड हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। नियम एब्सोल्यूट हैं, ठीक है, निरपेक्ष हैं, यानी कि कानून और नियम बने हैं तो उन्हें मानना ही होगा चाहे सिचुएशन जैसी हो। यहाँ पे बच्चा ये कहेगा कि चोरी करना गलत है तो गलत है, भले हिंज की वाइफ मर जाए लेकिन उसको दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, दवाई चुराई तो पुलिस को पकड़ के ले जाए, ये कहेगा यहाँ बच्चा 4th स्टेज में। ठीक है, यहाँ बच्चे के लिए नियम कानून ही सब कुछ हैं। ठीक है, और फिर दूसरा है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह। सम्मान प्राप्त करने की चाह जो होती है ये स्टेज नंबर 3 होती है, जहां पे बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहता है, दूसरों की नजर में अच्छा बनना चाहता है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है, समाज की नजर में अच्छा बनना चाहता है। ठीक है, ये स्टेज 3 की विशेषता है। ये महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। ये दोनों, जैसे मैंने बताया अभी, निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना और प्लस ये दोनों 4th स्टेज की बात करते हैं। दोनों कहाँ की बात करते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, जो कि 4था चरण है, और यहाँ बच्चा नियम कानून को ही सबसे ऊपर मानता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वह यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों को आंख बंद करके पालन करने की बजाय उन्हें परीक्षण करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि जो लास्ट स्टेज होती है उसकी क्या विशेषता है? उसकी यही विशेषता है कि जो 6th स्टेज होती है, यहाँ व्यक्ति आकर के वो ये जो नियम कानून है उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। यहाँ व्यक्ति क्या देखता है? यहाँ व्यक्ति अब जैसे न्याय, समानता, ह्यूमन राइट्स की बात करता है ना। यहाँ पे व्यक्ति नैतिक निर्णय अपने विवेक से, जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जैसे मैंने बताया अभी, न्याय, समानता और मानव अधिकार, इनके आधार पर अपने डिसीजंस लेता है। भले ही वो सामाजिक कानून या नियम के विरुद्ध हों, लेकिन वो अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लेता है। यहाँ जो बालक या व्यक्ति पहुंच जाता है इस स्टेज तक, वो मानता है कि सभी नियम नैतिक रूप से उचित नहीं होते, इसलिए उन्हें आंख बंद करके नहीं बल्कि विवेक पूर्वक जांच पड़ताल करके ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन कहता है
क्या कहता है क्वेश्चन कि लेवाइगोस्की के अनुसार जब एक टीचर बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचाने में हेल्प करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? पाठ ढांचा का, अनुबंधन का, अनुकरण का या अनुकूलन का? तो इसमें देखिए, जब एक टीचर जो है बच्चे को समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है, समीपस्थ यानी कि जो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वो स्टेज होती है जहां बच्चा काम नहीं कर पा रहा है, अगर उसको थोड़ा सा पुश कर दो, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दो, थोड़ा सा हिंट दे दो तो काम को वो कर ले जाएगा। यहां तक पहुंचने के लिए टीचर हेल्प कर रहा है बच्चे को, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है कि बच्चे को आप एक टेम्पररी हेल्प दे रहे हो। क्वेश्चन बच्चा नहीं लगा पा रहा है, अटक गया है, थोड़ी सी हिंट दे दो, फॉर्मूला वगैरह बता दिया, अब बच्चा सवाल को लगा लेगा। तो ये होता है पाढ़िया ढांचा, ठीक है, स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे अनुबंधन नहीं है, इमिटेशन नहीं है, एडॉप्टेशन जीन पियाजे का है, वो सारे हट जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि लेवाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि जो डेवलपमेंट है सीखने का पर्यायवाची है। क्या ये बात सही है कि जो डेवलपमेंट है वो सीखने का पर्यायवाची? नहीं, ये कहते हैं कि सीखना यानी कि लर्निंग और डेवलपमेंट ये आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है भैया, ठीक है। सीखने से स्वतंत्र रूप में डेवलपमेंट होता है, ये पियाजे की थिंकिंग से मिलता जुलता है। पियाजे मानते थे कि डेवलपमेंट के बाद ही लर्निंग की क्षमता आती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालती है, यानी कि सीखना विकास को प्रभावित करता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वह विकास पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, अरे यही तो मेन बात है, वाइगोत्स्की ने यही तो कहा है कि संस्कृति और सामाजिक परिवेश यही जो है डेवलपमेंट के मुख्य आधार हैं, तो ये भी कट जाएगा। बच्चा संस्कृत, समाज और संस्कृत से ही तो सीखता है, ठीक है, ये गलत है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो समाज से अलग रह करके बच्चे का विकास नहीं हो सकता। विकास केवल व्यक्ति के अंदर से नहीं आता, बल्कि समाज के बीच रह करके, समाज के साथ इंटरैक्ट करके, लोगों के साथ बातचीत करके, भाषा का प्रयोग करके, संस्कृति को समझ करके ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। उन्होंने जैसे कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, जो ये दिखाता है कि बच्चे उन चीज़ों को सीख सकते हैं जो अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब आप उसमें बच्चे की हेल्प कर देंगे तो बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा, यानी कि जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण के अकॉर्डिंग नहीं है चीजें। देखिए, स्कूली परिवेश को सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल बनाना, ये तो अच्छी बात है कि जो स्कूल का जो भी एटमॉस्फेयर है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? वो बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ बच्चा स्कूल में पहुँचे तो उसको एक फील आए कि यहाँ जो है उसके हिसाब से एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चा खुल करके प्रश्न पूछ सके, बच्चे के अंदर कोई दबाव ना हो, डर ना हो, है ना। तो इस तरीके का वातावरण होना चाहिए। स्कूली परिवेश को सुरक्षित यानी कि सेफ, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा हो? स्कूल का एनवायरनमेंट सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। सेफ, अब यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट चाहे तो उसका आप फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर लो। फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गई, है ना। अब जैसे अभी राजस्थान में एक विद्यालय था, उसकी छत गिरी थी तो कितने 7 बच्चे मारे गए थे और शायद 25-27 बच्चे उसमें घायल हो गए थे। तो इसका मतलब है कि जो स्कूली परिवेश था, जो बिल्डिंग थी, वो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं था। वहाँ का वातावरण, है ना, फिजिकली देखा जाए तो वहाँ का वातावरण बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं था। तो बच्चों के लिए वातावरण सुरक्षित रहना चाहिए, विद्यालय की बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए जहाँ बच्चा अपने आप को सेफ फील करे, ठीक है। तो स्कूली परिवेश कैसा होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए बच्चों के लिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। ये तो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप है, बात बहुत अच्छी लिखी है, ठीक है। भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुल करके अभिव्यक्ति कर पाए। ऐसा वातावरण बनाओ जिसमें बच्चे के अंदर कोई डर ना हो, है ना, कोई भय ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो, है ना, उसको कोई धमकी ना मिले, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा फियर फ्री एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बनाओ, बहुत अच्छी बात है। ये भी बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। सकारात्मक अनुशासन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बच्चों को देखिए डराना नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने के लिए, सोचने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए इंस्पायर करना है, ठीक है। तो सकारात्मक अनुशासन भी अच्छी चीज़ है।
विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ताओं के रूप में पहचाना, नहीं, बच्चा एक्टिव लर्नर है। क्या है? बच्चा पैसिव लर्नर नहीं है, बच्चा एक्टिव लर्नर है। अगर यहाँ पे सक्रिय लिखा होता तो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन निष्क्रिय लिख करके ऑप्शन को इन्होंने गलत कर दिया। हमें क्या करना है? बच्चे को सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लीजिए। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं, उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ऐसे व्यक्ति जो पढ़ने में अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं, कहानियां अच्छी सुनाते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों में किसका प्रयोग हो रहा है? इन सब चीज़ों में लैंग्वेज का यूज हो रहा है। तो ऐसे लोगों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, भाषाई बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है। और इसमें आते हैं आपके जैसे कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को देख लीजिए, कितनी बढ़िया लैंग्वेज उनकी है, कैसे शब्दों से खेल जाते हैं, है ना। वो क्या है, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। जो नेता होते हैं उनके अंदर भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, कैसे भाषा से, शब्दों से जनता को मोह लेते हैं, है ना। बाद में भले ही जनता का सत्यानाश करें, लेकिन उस समय वो जनता को लगता है कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है, अब सही सुधर गया होगा नेता ये, है ना। तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा पढ़ना, लिखना, कहानियां सुनाना, ये सब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, ये सब उसी के प्रकार है। उन्होंने 8 प्रकार की थ्योरी को एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया, बाकी 12-13 हो गई हैं। तो अब जैसे तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, जिसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, वो मैथ्स की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हल करेगा, रीजनिंग उसको बहुत अच्छी आती होगी। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझना, बड़ी जल्दी दूसरा क्या चाह रहा है इस चीज को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे पॉलिटिशियन, नेता के अंदर भी ये चीज होती है, वो भी समझ लेते हैं कि सामने वाली जो ये भीड़ आई है या सामने जो भी पब्लिक आई है ये क्या चाहती है, इसके सामने क्या बोलना है ना। तो नेता भी, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं कि ये क्या चाहती है पब्लिक यहाँ की। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, वो समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या लेने आया है और ये किस तरीके, अगर आप कपड़े की दुकान पे गए हैं तो समझ जाता है कि किस तरीके के कपड़े इसको चाहिए, उसी तरीके दिखाता है। ठीक है, या जो कैरियर काउंसलर होते हैं वो हमें कैरियर से रिलेटेड जो सलाह देते हैं वो समझ जाता है कि हमें क्या चाहिए, उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। संगीत में बुद्धिमत्ता जिनके अंदर होती है वो संगीत में अच्छे होते हैं, सुर, लय, ताल को बड़े अच्छे से पकड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। भाषाई बुद्धिमत्ता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जहाँ जहाँ भाषा की बात आएगी, समाज की बात आएगी, संस्कृत की बात आएगी, वहाँ आपको लेव वाइगोत्स्की बैठे मिलेंगे। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ऐसा कौन कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि बच्चे के सोचने की, समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, तर्क करने की क्षमता हो गई, याद रखने की क्षमता हो गई, डिसीजंस लेने की क्षमता, ये डेवलपमेंट आ जाता है बच्चे के अंदर। जिसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, वो चीज़ों को सोचना, समझना, समस्या सुलझाना, है ना, ये सारी क्षमताएं उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि जब बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीखता है, जब वो चीज़ों को नाम देना शुरू कर देता है कि ये पेन है, ये पेंसिल है, ये इरेजर है, ये शार्पनर है, जब वो चीज़ों को नाम देना शुरू कर देता है तो वो सोचने पर मजबूर होने लगता है, चीज़ों के बारे में सोचता है। जब वो सोचने लग जाता है तो फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होने लगता है। जैसे बच्चे ने कहा, जैसे मान लीजिए बच्चे ने पेंसिल को जान लिया, ठीक है, पेंसिल को जान लिया, समझ लिया ये पेंसिल है। अब वो पेंसिल जैसी दूसरी चीज़ है, जैसे पेन हो गया, हेडिंग्स हो गए, मार्कर हो गया, जो अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनमें वो क्या करेगा? अंतर करना शुरू कर देगा। अच्छा ये पेंसिल है, इसको हम इरेज कर सकते हैं, मिटा करके फिर से लिख सकते हैं, इसके लिए हमें इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए। ये पेन होता है, इसको अगर एक बार लिख देंगे दोबारा इरेज नहीं होगा। ये मार्कर है, कहीं भी लिख देंगे परमानेंट इस पर लिख जाएगा। ये हेडिंग है, इससे कलर किए जाते हैं। तो अब वो और ज़्यादा सोचने लगता है, चीज़ों को वर्गीकरण करने लगता है। इससे क्या होता है कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा भाषा के जरिए क्वेश्चंस पूछता है, अपने विचार प्रकट करता है, तो वो तार्किक रूप से सोचने लगता है। इससे क्या होता है? इसका प्रभाव पड़ता है संज्ञानात्मक विकास पर, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की।
ठीक है। BF स्किनर की बात करें, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है, प्यारा सा क्वेश्चन, कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है। क्या करना है हमें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस जेंडर बायस। ये जो जेंडर बायसनेस है इसको कम करना है। जेंडर बायसनेस को कम करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी तकनीकी ज्यादा बेहतर होगी क्लासरूम में। देखिए, शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना और नजरअंदाज करना चाहिए। नहीं, इससे जेंडर बायसनेस कहाँ कम हो जाएगा भैया, हम नकारेंगे, नजरअंदाज करेंगे तो, है ना। इग्नोर नेगेटिव वर्ड है, इग्नोर नहीं करेंगे, डिसमिस नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये कट जाएगा। शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। ये बात ठीक है कि क्लास में जो भी काम हो रहा है, साफ सफाई का काम है, उसमें भी लड़के लड़कियां बराबर हिस्सेदारी लें, है ना, बराबर सबको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। लड़कियां भी करेंगी, लड़के भी करेंगे। ऐसा नहीं कि साफ सफाई का काम है तो लड़कियां करेंगी और मेज उठा के इधर से उधर रखना है तो लड़के रखेंगे, क्योंकि जो मेज का काम है वो थोड़ा ताकत का काम है, लड़के मजबूत होते हैं तो मेज को उठा करके उधर रखेंगे। ये लड़कों का काम है, सफाई का काम है, हल्के छोटे छोटे काम है लड़कियां करेंगी, क्योंकि लड़कियां कोमल होती हैं। ये करेंगे आप तो इससे क्या होगा, इससे तो बढ़ावा मिलेगा। हमें क्या करना है, बराबरी देनी है। अगर टेबल उठा के रखनी है तो लड़कियां भी रखेंगी, लड़के भी रखेंगे। सफाई करनी है, लड़के भी करेंगे, लड़कियां भी करेंगी। हमें क्या करना है, जो भी क्लास में गतिविधियां हो रही हैं सबको बराबरी का हिस्सेदारी देनी है। इससे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता कम होगी। ठीक है, बात ठीक लग रही है। शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को, हल्के काम जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देना चाहिए। इससे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा कि भाई मेज लगाने का ताकत का काम है, लड़के रखेंगे, है ना, और बुलेटिन सजाना है, कार्ड सजाना है, लड़कियां करेंगी। ये इससे ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है भाई, है ना। जबकि कोई भी काम कोई भी कर सकता है। शिक्षिका को लड़कियों से गणित और विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए, लड़कियां तो आजकल इंजीनियर, पायलट सब कुछ बन रही हैं भाई, बिल्कुल सबको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ऐसा थोड़ा कि लड़कियां होम साइंस ही पढ़ेंगी, घर का काम ही करेंगी, चूल्हा बर्तन ही करेंगी। लड़कियां तो आजकल पायलट बनी हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, सब कुछ कर सकती हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे होने वाली गतिविधियों में सबको बराबरी हिस्सेदारी देनी है, जिससे जेंडर रूढ़िवादिता कम होगी। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा, क्लास कैसी है, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं कक्षा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। डाइवर्स लर्नर कैसे हैं क्लास में, सीखने वाले बच्चे कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं क्लास में। कोई अलग अलग भाषा बोलने वाला हो सकता है, अलग अलग जाति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति से आया हुआ बच्चा हो सकता है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई गरीब घर से आया है, कोई अमीर घर से आया है, ऐसे सारी जगह से बच्चे आए हैं। ठीक है, तो इन बच्चों को ध्यान में रख करके आपको आंसर करना है। क्लास कैसी है, क्लास एक ही है, एक ही कमरा है, एक ही क्लास है, बच्चे इसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले भी बैठे हैं, है ना, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति के बच्चे बैठे हैं, किसी को सीखने में दिक्कत है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है ना, और कोई अमीर घर से है, कोई गरीब, सब एक साथ बैठे हैं। अब इनको ध्यान में रख करके आपको आंसर करना है। ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। बात तो बहुत ठीक लिखी है कि बच्चों की जो संस्कृति है या जो भी भाषा है उसको आप शामिल कीजिए। ठीक है, ऐसे पाठ्यक्रम का पालन कीजिए, बात तो ठीक है। रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, नहीं, प्रमोट नहीं करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, खत्म करना है इसको। ठीक है, बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं, नहीं, रिजिड जहां जहां दिख जाए नेगेटिव वर्ड है। और दूसरी बात, मानक आधारित परीक्षण। मानक आधारित परीक्षण का मतलब होता है कि सबके लिए एक ही तरीके का टेस्ट लेना, सबको एक ही तरीके का क्वेश्चन पेपर देना, सबसे एक ही तरीके का आंसर बच्चे दें, ऐसी उम्मीद रखना, ये गलत बात है। जब आपकी बच्चे में क्लास में बच्चे अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, तो फिर एक तरीके का क्वेश्चन पेपर बच्चों को काहे दोगे भाई, गलत बात है। योग्यता के आधार पर अलग संकाय बनाए, नहीं, हम उनको सेक्शंस में डिवाइड नहीं करेंगे। इससे बच्चों के अंदर क्या होगा, एक हीन भावना पैदा हो जाएगी कि देखो हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हमको अलग बिठा दिया, वो तेज पढ़ने वाले अलग बिठा दिया, अमीर घर से अलग बिठा दिया। सेक्शंस में डिवाइड नहीं करेंगे बच्चों को, इससे बच्चों के अंदर एक अलग थलग की भावना उनके अंदर डेवलप होगी। ये सारा काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम बच्चों को
ऐसा पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा वातावरण बच्चों के लिए बनाओ जो हर बच्चे की भाषा, उसकी संस्कृति और उसकी जो सीखने की शैली है उसको सम्मान मिले। जैसे वो सीखना चाहता है उसको वैसे सिखाओ। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन। अगला प्रश्न लीजिए। पहले दोस्तों हम ये जो क्वेश्चंस ले रहे हैं सारे PYQs से ले रहे हैं, आपको पता ही है। एंड 14 दिसंबर 15 दिसंबर को जो परीक्षा हुई दिसंबर 2024 में, वहाँ से क्वेश्चंस लेकर के हम बैक जा रहे हैं और आज हम 13 जनवरी 2023 का पेपर हल कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हमने कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस उठा लिए या सरल क्वेश्चंस उठा लिए, है ना, या जो बहुत अच्छे हैं समझाने में वो नहीं। एक तरफ से आप किसी भी क्लास को हमारे क्वेश्चन पेपर से मैच कर लेना। एक तरीके से हम सारे क्वेश्चन पेपर हल करवा रहे हैं, इसलिए ताकि हर तरीके का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। और जब ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे हर एक PYQ को, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप चाहो तो स्टाम्प पेपर ले आओ, हम उस पर लिख करके दे दें। यदि आप सारे क्वेश्चन पेपर ठीक से हल कर लेंगे, समझ लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक एक शब्द समझाता हूँ कि कठिन शब्द क्या है, ये विकल्प क्यों गलत है, ये क्यों सही है, जब आप इस तरीके से हर एक पॉइंट को समझ लेंगे क्वेश्चन पेपर का, तो ये मान के चलिए आपके 120 प्लस नंबर आएंगे सीटेट में। फेल होने की तो बात ही छोड़ दो। करना क्या है आपको, जो जितने अब तक क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2024 तक, ठीक है, दिसंबर 2024 तक, यहाँ से शुरू करो और उल्टे चले जाओ पीछे 2023, 22, 21 तक। ठीक है, यहाँ तक चले जाओ, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लो, सब बेड़ा पार, 120 प्लस नंबर आपके आएंगे। हम वही कर रहे हैं। क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहो, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर करते रहो ताकि बच्चों का भला हो सके। शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक टीचर है, वो ग्रुप डिस्कशन के दौरान, सब बच्चे समूह में बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक डिस्कशन चल रहा है। ओके, समूह चर्चा के दौरान एक टीचर बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है कि ऐसा है, जो कोरोना महामारी आई थी उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, अपने अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए इस पे। इस चर्चा के माध्यम से टीचर का उद्देश्य किस चीज़ को बढ़ावा देना है? कार्यविधि चिंतन को, आलोचनात्मक चिंतन को, अभिसारी चिंतन को, या रटकर स्मरण कर। देखिए मैंने 50 बार बताया है, कन्वर्जेंट थिंकिंग ये निगेटिव होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप एक प्रॉब्लम के एक ही सॉल्यूशन पर आप अटक जाते हैं कि बस इसका यही एक आंसर हो सकता है। ठीक है, ये रट्टाफिकेशन को जोड़ देता है कि आपने एक आंसर रट लिया, वही लिए घूम रहे हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब इसका अपोजिट अगर लिखा है, डाइवर्जेंट लिखा है जहाँ वो आपके लिए ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब आप अलग अलग पहलू से चीज़ों को देखते हैं। तो पहले तो इसको काट दो, और रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन को हम कभी जोर नहीं देंगे। अब बच्चा हमारे पास प्रोसीजरल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखना है, कोरोना महामारी पर चर्चा करनी है। अब अलग अलग पहलू क्या होंगे इसके? देखिए, अलग अलग कोरोना महामारी के अलग अलग पहलू क्या होंगे कि जैसे भाई सबसे पहला पहलू क्या होगा, हेल्थ पर प्रभाव पड़ा। किस पर प्रभाव पड़ा? हेल्थ पर प्रभाव पड़ा। लोग बीमार हुए, अस्पतालों में भीड़ लग गई, बेड नहीं मिले, है ना। एजुकेशन पर प्रभाव पड़ा। कोरोना का प्रभाव किस पर पड़ा? एजुकेशन पर। स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन कई बच्चों के पास तो बेचारे के पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत खराब हुई, है ना। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बेचारे गरीब और गरीब हो गए बेचारे, है ना। और समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सके, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे सब, है ना। मानसिक प्रभाव पड़ा लोगों पर, उनके अंदर एक डर आया, एक चिंता उनके अंदर आई, अकेलापन बढ़ गया लोगों में, है ना, ये प्रभाव पड़ा। पर्यावरणीय पहलू के तौर पर देखें तो लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण पर क्या असर पड़ा? प्रदूषण घट गया भैया। क्या हुआ? प्रदूषण घट गया। नदियां और हवाएं साफ हो गई, मौसम साफ हो गया, आसमान कैसे बढ़िया चमकने लग गया था, है ना। तकनीक की क्या प्रभाव हुआ कि ऑनलाइन मीटिंग होने लग गई, ऑनलाइन पढ़ाई चलने लग गई, और ऑनलाइन पेमेंट होने लग गया, वहीं से शुरू हो गया, डिजिटल पेमेंट शुरू हो गया। ठीक है, और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कोरोना के दौरान। तो ये कितने सारे पहलू हैं, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके आंसर करना है।
जब बच्चा इतने सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके आंसर करेगा तो उसके अंदर डिजिटल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। क्या होगा? उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि अलग अलग पहलू का मतलब क्या हुआ कि कोई भी घटना जैसे कि कोरोना महामारी, इसको केवल एक तरफ से नहीं बल्कि इसका संपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, मेंटलिटी, सभी दृष्टिकोणों से देखना है। इससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न है और 13 जनवरी 2022 का 23 का पेपर है, 23 का। आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा? जो आकलन के निम्नलिखित तरीके हैं, जो क्लास है हमारी कौन सी, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास है, कौन सा तरीका है प्रयोग नहीं किया जाएगा? क्या सहयोगी परियोजनाएं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ये तो अच्छी चीज है, यहाँ तो बच्चे मिलकर के सीखते हैं, अपने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ठीक है, अच्छी चीज है। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट, ये बहुत गलत चीज है। ये रचनात्मक क्लास में क्रिएट या रचनावादी क्लास में जरूरी नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल नकार दिया गया है रचनावादी क्लास से। क्यों? क्योंकि मानकीकृत का मतलब है कि हम हर बच्चे को एक ही तरीके से देख रहे हैं, एक जैसे क्वेश्चंस बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों से उम्मीद है कि एक ही तरीके का आंसर सब हमको दें, है ना। इससे बच्चे के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी नहीं होती और सामाजिक सहभागिता बच्चों के अंदर नहीं होती, है ना। तो ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड मानकीकृत परीक्षण हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, ये प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये तो होगा सहकर्मी मूल्यांकन, बहुत अच्छी चीज़ है। सहकर्मी मूल्यांकन का मतलब कि आपके जो आप मान लीजिए, जैसे हमको बीएड में हम लोग जब थे तो क्या करवाया जाता था कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, हमारे साथी लोग हमको सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने जहाँ जहाँ गलती की, हमारे जो पीयर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो हमको फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे इसको करना चाहिए। वो उससे क्या होता है, इससे भी हम मिलकर के सीखते हैं, इससे हम मिलकर के सीखते हैं और इससे भी सह शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। सहकर्मी मूल्यांकन अच्छी चीज़ है। कक्षा अवलोकन भी बहुत अच्छी चीज़ है। टीचर जो है वो बच्चों का व्यवहार कैसा है, कैसे वो क्लास में इंगेज हो पा रहे हैं, इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, बच्चों के सोचने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों का आकलन करता है, ये भी अच्छी चीज़ है। मानकीकृत परीक्षण ये नहीं प्रयोग किया जाएगा। स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, मुझे लगता है इतनी क्लास में आपको रट गया होगा कि मानकीकृत क्या है और जितने भी निगेटिव वर्ड हैं उनको लिखते चला करो साथ में कि ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, समावेशी शिक्षा का दर्शन। समावेशी शिक्षा क्या कहती है बताओ पहले तो। समावेशी शिक्षा कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, समावेशी शिक्षा यही कहती है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। हालांकि ये किसी और का नारा है लेकिन हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि सब लोग साथ में पढ़ो, सबका साथ में विकास होगा। समावेशी शिक्षा हर बच्चे को साथ में लेकर के पढ़ाती है। समावेशी शिक्षा सबको साथ में लेकर के चलती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, मानसिक रूप से पिछड़ा हो, फिजिकली उसको दिक्कत हो, सबको साथ में लेकर के चलती है और सबका डेवलपमेंट हो सके इस पर जोर देती है। तो सबका साथ सबका विकास मतलब समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का दर्शन क्या कहता है? समावेशी शिक्षा का दर्शन है कि हर प्रकार के बच्चे, चाहे बेचारे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या भाषाई रूप से अलग हों, सामान्य कक्षा में एक साथ समान अवसर के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा? नहीं, बहिष्करण नहीं, एक्सक्लूजन नहीं, इंक्लूजन करेगा। क्या करेगा? इंक्लूजन, यानी कि सबको साथ में मिलकर के पढ़ाएगा। समावेशी शिक्षा बहिष्कार नहीं करती है ना, बहिष्कार नहीं करती है, सबको शामिल करती है। एक्सक्लूजन नहीं करती, इंक्लूजन करती है, इसलिए कट जाएगा। कहता है कि समावेशी शिक्षा का दर्शन का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना है। नहीं, सेग्रीगेटेड नेगेटिव वर्ड है, बच्चों को अलग थलग नहीं करती समावेशी शिक्षा, केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सभी बच्चों को शामिल करती है। अगला ऑप्शन है अपवर्जन की सभी नीतियों और आचरण को चुनौती देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अपवर्जन का मतलब क्या होता है? अपवर्जन जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन, अपवर्जन का मतलब है एक्सक्लूजन, अर्थात अपवर्जन का मतलब होता है
कि अगर हम किसी बच्चे को कक्षा से बाहर कर दें, उसके साथ भेदभाव करें, उन्हें बाकी बच्चों के साथ ना पढ़ाएं, उनसे अलग पढ़ाएं या उन्हें कमज़ोर समझें, ये होता है अपवर्जन। लेकिन यहाँ पे ये अपवर्जन को चुनौती दे रहा है कि हम सभी बच्चों को साथ में पढ़ाएंगे, किसी को बाहर नहीं करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं, चाहे उसकी जाति, लिंग, भाषा, धर्म, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, हम सबको साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये उसको चुनौती दे रहा है। नीतियों और आचरण को चुनौती देता है। नीतियों और आचरण का मतलब यहाँ पे नीति, जैसे नीति क्या कहती है यहाँ पे कि हम ये कहते हैं कि ये इस बच्चे को विशेष जरूरत है, इसलिए इसको हम सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये उस चीज़ को भी चुनौती देती है कि नहीं, हम बच्चे को साथ में ही पढ़ाएंगे। आचरण का मतलब होता है जैसे प्रैक्टिसेस, यानी कि हम ये कहते हैं कि इस बच्चे को पीछे सीट पर बैठाओ, इसे कुछ नहीं आता, आगे बैठाने से इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसको किसी अलग तरीके से इसको काम दे दो। तो ये उस चीज़ को भी चुनौती देता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे भैया, हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है, बाकी ऑप्शंस हो जाते हैं गलत। अगला प्रश्न लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है एक विविध कक्ष में, क्लास कैसी है? विविध है। विविध का मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। विविध कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, हेट्रोजेनियस क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी क्लासरूम जिसमें अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है ना, सीखने की स्टाइल अलग अलग हो सकती है, कोई तेज सीख रहा है, कोई धीमा सीख रहा है ना, तो लेकिन वो सब एक साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सब एक साथ पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस क्लासरूम। ठीक है, जहाँ पे जो क्लासरूम है वो विविधता से भरी हुई क्लासरूम है, विविधता से, डाइवर्सिटी से भरी हुई क्लासरूम है, जिसमें यानी कि एक ही क्लासरूम में कोई छात्र तेज है, कोई धीमा है ना, कोई दृष्टिबाधित है, कोई डिसलेक्सिया से ग्रसित है जिसको लिखने पढ़ने में दिक्कत है ना, क्यों कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई बहुत अमीर घर से है, कोई गरीब घर से है, लेकिन सबको साथ में लेकर के चलना है। तो विविध कक्षा जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक टीचर को क्या करना चाहिए? सबके लिए एक जैसा शिक्षा शास्त्र अपना, यानी कि सबके लिए टीचिंग लर्निंग मेथड एक अपनाएंगे आप। काहे अपनाएंगे? कोई बच्चा तेज है, कोई स्लो सीख रहा है, कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, किसी को डिसलेक्सिया है, एक तरीके से कैसे पढ़ा दोगे भाई? गलत बात है। सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना, बात बिल्कुल ठीक है। आप सीखने सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार का टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करें, क्योंकि क्लास भी तो आपकी विविध कक्ष है, तो विविध सामग्री का इस्तेमाल करो भाई। आप कोई बच्चा चित्र के माध्यम से समझ रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, श्रवण बाधित है, तो उसको दिखा करके पढ़ाओ, एक चित्र ला करके उसको समझाओ, मैप लाओ, ग्लोब लाओ, वीडियोस के माध्यम से समझाओ, चार्ट पेपर लाओ, है ना, एक्टिविटीज कराओ और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सिखाओ, प्लेवे मेथड के माध्यम से सिखाओ, प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाओ, जैसे छात्र की जरूरत, जैसी उसकी रुचि, उसके हिसाब से उसको सिखाओ। शिक्षक केंद्रित शिक्षण नहीं करना चाहिए, बालक केंद्रित करना चाहिए। कैसा? चाइल्ड सेंटर्ड करना चाहिए। परीक्षा केंद्रित भी नहीं करना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड करो यार। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा सर? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए भाई, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अति उत्साहशीलता विकार है, कौन सा विकार है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD से ग्रसित बच्चा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, अपना ध्यान नहीं लगा पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बड़े चंचल होते हैं, और इनके अंदर धैर्य नाम की चीज नहीं होती है। ठीक है, इन बच्चों को ध्यान में रख करके आंसर करो भाई। विद्यार्थियों को खड़े होकर काम करने की अनुमति देना, ये बात इनके लिए ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बैठ नहीं सकते, बहुत चंचल होते हैं, कहीं इधर कोहनी मारेंगे, कहीं उसके कोहनी मारेंगे, ये बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये तो इनको खड़े होकर के, या अगर ये क्लास में घूम करके अगर काम करना चाह रहे हैं तो करने दो, इनका फोकस अच्छा रहेगा। ठीक है, एक जगह बैठा दोगे तो इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, हाँ सही बात है, क्योंकि ज़्यादा लंबा काम दे दोगे तो ये बोर हो जाएंगे, करेंगे भी नहीं। छोटे छोटे टुकड़ों में काम बांट दो, ये कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, कक्षा कार्य को पूरा करने के सख्त समय अवधि तय करना, अगर आप इनके लिए एक टाइम लिमिट दे देंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे वो थोड़ा हाइपर हो सकते हैं, उनके अंदर क्या कहते हैं, वो तनाव आ सकता है। ठीक है, और कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, कहाँ 10 मिनट में सवाल लग जाएगा, ये
ठीक है, ऐसे ये बात करेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है इनके लिए, बाकी तो ठीक है। एक समय पर एक कार्य देना, ये बात बिल्कुल ठीक है, एक समय पर एक ही काम दो, है ना, तो बच्चा कंसंट्रेट होकर के काम कर भी लेगा। बहुत सारे काम दे दोगे, एक तो वैसे भी ध्यान न्यूनता हो, इनको दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, 4 काम दे दोगे और ध्यान भटक जाएगा, एक और नहीं करके लाएगा। इससे बढ़िया है एक काम दो, ढंग का दो, ठीक है, बच्चा कर भी लेगा ढंग से उसको। तो इसमें सख्त समय अवधि वाला गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 सही है, यानी कि तीसरा काट दो, 1 2 4 सही है इसमें, 1 2 4 यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न लीजिए भाई। चलिए अगला प्रश्न आपसे कहता है, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी और उसकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है। यानी कि इधर विद्यार्थी लिखा है, इधर उसकी पहचान लिखी है, जहां सही लिखा हो वहां उसको टिक करना है। सृजनात्मक विद्यार्थी, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, समस्या समाधान में अनम्यता नहीं, उसको समस्या समाधान में अनम्यता नहीं होती, रिजिड नहीं होता, वो लचीलापन होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एक तरीका काम नहीं कर रहा है, दूसरा लगाएगा, दूसरा नहीं काम कर रहा, तीसरा तरीका लगाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे गलत। यहाँ पे अगर फ्लेक्सिबल लिखा होता तो हम इसको सही कर देते। श्वलीन विद्यार्थी है भाई, श्वलीन का मतलब यहाँ पे ASD से ग्रसित है, ऑटिज्म जिसको हम कहते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों को किस में दिक्कत होती है? गतिशील क्रियाओं का दोहराव, गतिशील क्रियाओं का दोहराव। बात बिल्कुल ठीक है, जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं वो उनके अंदर रिपीटेटिव यानी कि मूवमेंट बहुत करते हैं, चीज़ों को दोहराते बहुत हैं, अपनी बात को दोहराएंगे, हाथ चलाते रहेंगे, पैर चलाते रहेंगे, है ना, चीज़ों को घुमाते रहेंगे और ऐसी चीज़ें बहुत करते हैं, इनके अंदर रिपीटेटिव बहुत पाया जाता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी इनको रहती है, समाज के आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, समाज कैसे अपनी बात दूसरे के सामने कैसे शुरू करना है, कैसे उस बात को कंटिन्यू करना है, ये सारी कमियां इनके अंदर पाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर होते हैं। जरूरी नहीं है भैया कि जो बच्चा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है उसकी मेमोरी भी पुअर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो अगर उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, मान लो उसको डिस्लेक्सिया है, ठीक है, वो शा को वाज पढ़ देता है, वाज को शा पढ़ देता है ना, पी को क्यू पढ़ देता है। अगर इस तरीके की उसको दिक्कत है तो जरूरी नहीं है कि उसकी मेमोरी भी पुअर ही हो, है ना, हो सकता है कि सामान्य से ऊपर की बुद्धि रखता हो, तो स्मृति हर बार बेहद कमजोर हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए काट दो इसको। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, सुनने में कठिनाई, यार देखने में दिक्कत है, उसको सुनने में कहाँ दिक्कत है, काट दो इसको। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, कैसे करोगे भैया? अब सारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न देकर, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन देकर, हाँ बात बिल्कुल सही है, हम ऐसे प्रश्न देंगे बच्चों को जिनसे उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका एक से अधिक आंसर होता है, एक क्वेश्चन के 2-4 आंसर बच्चा दे, वो चीज़ डेवलप करनी है बच्चों को। एक रटा रटाया आंसर ना दे, एक क्वेश्चन के 4-6 आंसर दे बच्चा, ठीक है, ये चीज़ हम बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे। और विद्यार्थियों के असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील और लचीले होकर, बात बिल्कुल ठीक लिखिए कि जो बच्चे जो असामान्य सा उत्तर देंगे हम उसके प्रति भी संवेदनशील होंगे, हम सेंसिटिव होंगे, उसके प्रश्न को सुनेंगे, समझेंगे। संवेदनशील होने का मतलब है कि टीचर को बच्चों के बच्चा जो अलग आंसर दे रहा है या कोई अनोखा सा उत्तर दे रहा है तो वो भी हमको ध्यान से सुनना है, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। टीचर को ये नहीं करना है कि तुरंत नहीं कह देना कि तुमने गलत आंसर दे दिया, नहीं, वो जो आंसर दे रहा है, जो भी उसने विचार हमारे सामने रखा, उस विचार के पीछे उसकी सोच क्या है हमें ये जानना है। उस विचार के पीछे उसकी सोच क्या है, क्या सोच करके उसने ऐसा आंसर दिया, ये हमें जानना है, ठीक है। हमें बच्चे के लिए क्या होना है? लचीला होना है। लचीलेपन का मतलब है कि टीचर को ये मानना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है उसका एक ही उत्तर जरूरी नहीं होता, कई उत्तर हो सकते हैं। टीचर को अपना थोड़ा, टीचर के अंदर एक वो होना चाहिए, एक क्या कहते हैं कि वो क्रिएटिव जो थॉट है बच्चे का उसको एक्सेप्ट करे, है ना। अब जैसे अगर हम बच्चे से कह दें, अब यहाँ पे एक समझिएगा, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब अगर हम बच्चे से कह दें कि अगर तुम्हें उड़ने की शक्ति मिल जाए तो तुम क्या करोगे, और बच्चा अगर सामने से कह दे कि मैं चांद पर जाऊंगा, वहां एक स्कूल बनाऊंगा,
क्या इस आंसर का कोई लेना देना है, कोई मतलब बनता है इस आंसर का? नहीं बनता है। बच्चे ने कह दिया मैं चांद पर जाऊंगा, वहां स्कूल बनाऊंगा, इस आंसर का कोई मतलब नहीं है, ये असामान्य उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असामान्य सा उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम कौन से हैं? हम टीचर हैं संवेदनशील और लचीले, लेकिन हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना है। हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छे बेटा, चांद पर स्कूल बनाने का तुम्हारा जो विचार है ना, बड़ा ही तुमने अनोखा अनूठा विचार दिया है, यूनिक आंसर दिया है तुमने। ये बताओ तुम वहाँ क्या क्या सिखाना चाहोगे लोगों को, क्या क्या पढ़ाना चाहोगे, है ना? इस तरीके से हम उसको आंसर को क्या करेंगे, हम उसकी विचारों को और जानने का प्रयास करेंगे। आखिर उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं चांद पर स्कूल बनाऊंगा? चांद पर स्कूल बनाने का मतलब है कि उसने इस विचार के पीछे उसकी कोई ना कोई सोच तो रही होगी। वो स्कूल बना के वहाँ करेगा क्या, किसको पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा? ठीक है, तो ऐसे हमको बनना है। ये नहीं कहना है कि गधे कहेंगे ऐसा वहाँ स्कूल बन जाएगा, किसको पढ़ाओगे वहाँ, ऐसे नहीं करना है। हमें उसकी सोच को जानना है। ठीक है, आ गया समझ में आप ऑप्शन? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित हम कभी नहीं करेंगे कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर दे दे। एक प्रश्न के कई आंसर होते हैं, अगर एक आंसर देगा तो इससे क्या हो, बच्चे की क्रिएटिविटी दब जाएगी, हम उसको नहीं प्रमोट करेंगे। अन्य निर्देश का पालन करने के लिए कहना, प्रोवाइडिंग रिजिड डायरेक्शंस टू फ्लो। रिजिड डायरेक्शंस टू फ्लो नहीं, हम कि मतलब जो निर्देश दिए गए हैं बस उन्हीं को पालन करो, ऐसा नहीं है, इसको हटा दो। ए और बी दो ऑप्शन आपके इसमें क्या हो जाते हैं, दो ऑप्शन हो जाते हैं आपके राइट। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड की तरफ। ठीक है, 20 प्रश्न पूरे हुए। अगला प्रश्न लीजिए, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को क्या करना चाहिए? यानी कि जो लर्निंग है बच्चों की वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, बच्चे बढ़िया तरीके से सीखें। व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाए। जब लेक्चर मेथड रखोगे क्लास में, बच्चा बोर नहीं हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम जो भी पढ़ा रहे हैं विषय वस्तु, जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, बच्चों की रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ दें। जब हम बच्चों की रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ देते हैं तो बच्चा उसको बहुत गहराई से समझता है, लॉन्ग टर्म के लिए उसके मेमोरी में वो चीज़ फिट हो जाती है। विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, डिस्कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड होना चाहिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आज हम दे रहे हैं वो पिछले ज्ञान से कनेक्ट होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेहद चुनौतीपूर्ण काम दे दोगे, अगर वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन बच्चे के सामने रख दोगे तो बच्चा भाग नहीं जाएगा, है ना। जो सीखने के स्तर से बहुत ज़्यादा है, बच्चे का लेवल कम है, उसको क्वेश्चन तो बहुत हाई लेवल का दिए हो, है ना, बच्चा उसको वहीं बंद करके भाग जाएगा कि ये तो हमसे ना हो पाएगा, कोशिश भी नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा काम नहीं देना बच्चे को, विद्यार्थियों के रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाओ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है क्वेश्चन कि टीचर को बच्चों की उनकी आवाज़ खोजने में हेल्प करनी चाहिए, उनकी जिज्ञासा को प्रमोट करना चाहिए। बच्चों के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, बढ़ाना है। चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना, अच्छी चीज़ है। हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करनी है कि बच्चे अपने अंदर जो है चीज़ों को करके देखें, सवाल पूछें, जांच पड़ताल करें। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये क्रिएटिविटी और क्या कहते हैं वो खोज पर आधारित है ना, और क्यूरियोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये इस चीज़ को समर्थन करता है कि बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग सीखे, एक्सप्लोर करके सीखे। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने स्वयं ज्ञान का निर्माता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, बात बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा सीखेगा तो वो अपनी समझ बनाएगा, अपनी थ्योरी बनाएगा, अपने सिद्धांत बनाएगा। ठीक है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन करने का कौशल। बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चा सीखेगा उससे अपनी समझ बनाएगा। और जब हम बच्चों की जिज्ञासा, उनके एक्सप्लोर और जो भी प्रयोग कर रहे हैं या जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको जब हम प्रोत्साहित करते हैं तब वो क्या करते हैं, समझ बनाते हैं। तो क्या करते हैं, समझ बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ रटते नहीं है। इसलिए जो ये आर जो है ये ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है एक संरचनावादी शिक्षिका कैसे कंस्ट्रक्टिव टीचर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव टीचर कक्षा में उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। जी बिल्कुल देने चाहिए, अभी समझाएंगे कैसे। केवल उदाहरण नहीं, संकल्पनाओं के पुष्टिकरण के लिए गैर उदाहरण देने चाहिए। नहीं, सिर्फ गैर नहीं, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। कक्षा में उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, ये भी गलत बात है। हमें क्या करना है, संरचनावादी शिक्षा क्या करे, कक्षा में उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि संरचनावाद
कंस्ट्रक्टिविज्म मानता है कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और टीचर क्या करे, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण और गैर उदाहरण का मतलब ये है कि अगर हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका हम एग्जाम्पल भी दें और हम उसका नॉन एग्जाम्पल भी बच्चों के सामने रखें। जैसे हमने यहाँ पे सजीव और निर्जीव वस्तुएं पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम सजीव वस्तुओं का उदाहरण रखें, जैसे पेड़ हैं, ठीक है, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे सजीव वस्तुओं के। फिर हम इसका अपोजिट आंसर दें जो कि नॉन एग्जाम्पल होगा। हम उनसे कहें कि जैसे पेड़ हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, है ना, ये क्या है, ये सभी सजीव वस्तुएं हैं, ये क्या है, सांस लेते हैं। ठीक है, ये। और अगर इसका नॉन एग्जाम्पल दें, जैसे टेबल हो गई, ठीक है, या कार हो गई, है ना, चेयर हो गई, जो भी नॉन एग्जाम्पल, ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसका भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम ये कहेंगे कि ये सांस नहीं लेते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, नॉन एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। इससे बच्चा दोनों में गहरी समझ बना पाएगा, दोनों में बेहतर अंतर कर पाएगा। ठीक है, तो हमें उदाहरण गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अगला प्रश्न 24 नंबर कहता है कि डैश विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। कौन कौन? क्या शर्मिंदगी और निराशा, क्या इससे बच्चा खुद पर विश्वास रख पाएगा? क्या मेहनत करने के लिए और ज़्यादा वो मोटिवेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। जिसके अंदर डर होगा, क्या वो मेहनत कर पाएगा? क्या उसके अंदर खुद पर विश्वास वो रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। ये मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है कि जो एबिलिटी है वो फिक्स्ड है, इससे बच्चा मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जितनी जन्मजात मेरी क्षमता मिली है उतनी ही रहेगी, उसमें मैं कुछ बढ़ा तो सकता नहीं, तो काहे को मेहनत करूं। ये गलत बात है। ये मानना कि क्षमता वृद्धिशील है और नियंत्रणीय है, इससे बच्चे को खुद पर विश्वास होगा, मेहनत करने के लिए वो क्या करेगा, अभिप्रेरित होगा, मोटिवेटेड होगा। यहाँ पे वृद्धिशील और नियंत्रण का मतलब क्या है कि हमारी क्षमता, जैसे हमारा ज्ञान, हमारी स्किल, ये स्थिर नहीं होती बल्कि ये बढ़ सकती है, हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम मेहनत करें, सही डायरेक्शन में एफर्ट करें, तो हमारी क्षमता और बेहतर हो सकती है। वृद्धिशील का मतलब है कि ये मतलब बढ़ने वाली या डेवलप हो सकती है। नियंत्रणीय मतलब हमारे नियंत्रण में है, हमारी क्षमता हमारे कंट्रोल में है, हम जितनी चाहें उतनी इसको बढ़ा सकते हैं, मेहनत और सोच के अनुसार हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं हमारी क्षमता है 10 किलो वजन उठाने की, तो हम 10 ही किलो उठाएं, हम मेहनत ही ना करें। और जिम जा कर के फिर क्या होता है, कितना बढ़ाया जाता है, पहले आदमी 5 किलो उठाता है, 10 उठाता है, 15, 20, 25, 50, 1-1 कुंटल वजन उठाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं। अगर ये मान लें कि नहीं 10 किलो उठेगा तो काहे मेहनत करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चा ये मान ले कि हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, वो खुद पर विश्वास रखेगा, मेहनत करेगा। ओके, अगला प्रश्न लीजिए भाई। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय, यानी कि क्लास में टीचर आया है, अब वो पढ़ाने से पहले, बात हो रही है पढ़ाने से पहले, उनके पूर्व ज्ञान का आवाहन करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो जो बच्चों को पहले पढ़ाया है थोड़ा वो रिपीट करा दें, ताकि जो आज हम पढ़ाएं उसको वो पहले ज्ञान से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है, कौन सी चीज़ गलत है। मान लीजिए आज हम बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, आज हम उनको 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ाने हैं हमको। मान लीजिए आज हम उनको कौलकल, मौलामल पढ़ाने जा रहे हैं, ये आज हम पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या रिपीट कराएंगे बच्चों को, बताओ। पहले हम उनको वर्णमाला रिपीट कराएंगे, ताकि बच्चे छोटा बड़ा से लेकर के छत्रज्ञा तक पूरा एक बार रिपीट कर लें। अगर कोई वर्ड, कोई अक्षर उनके दिमाग से मिस हो रहा है तो वो भी रिपीट हो जाए, फिर हम ये शुरू करेंगे। अगर डायरेक्ट आकर के हम ये शुरू कर दें तो ये बच्चों को थोड़ा अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। लेकिन एक बार अगर हम छोटा बड़ा उनको रिपीट करा देंगे और फिर कौलकल, मौलामल, है ना, औबा, अब, ताबा, तब अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे समझ पाएंगे, हाँ ये जो अभी मैडम ने रिपीट कराया है, सर ने रिपीट कराया है, यही चीज़ इसमें यूज हो रही है। तो ये क्या, ऐसे हमको कराना चाहिए। अब इसमें कौन सी चीज़ सही नहीं है, यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है। हाँ जी, ये जो भी जानकारी है उसमें आपस में कनेक्ट करता है, संबंध बनाता है। समय और संसाधन की बर्बादी है, नहीं भाई। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, बहुत सहायक है।
यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है। हम इससे बच्चों को सीखने के लिए तैयार करते हैं कि अब बेटा तुम नए ज्ञान को सीखने के लिए तैयार हो जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक सेकेंड, इसमें कहता है कि अच्छा जानकारी का जुड़ाव समझाने सहायक है। हाँ, ये भी ठीक है। समय, अच्छा ये कह रहा है कि क्रियाकलाप के संदर्भ में क्या सही नहीं है, गलत ढूंढना है भाई हमको। ये कह रहा है समय की बर्बादी, ये भी गलत है, और सहायक नहीं है, ये भी गलत है। तो गलत ढूंढना था इसमें, सॉरी। तो इसमें हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, हमें गलत ढूंढना था, सही नहीं ढूंढना था, गलत चीजें ढूंढनी थी। सेकंड और थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? कि बच्चे हैं उसको कोई चिंता है बेचारे को, कैसे निपट सकता है इससे? उन्हें कड़ी सजा देकर, अरे पहले से चिंतित है काहे उसको और सजा देंगे। पुरस्कार देकर, लो भैया ये 10 रुपये लो, ये टिफिन लो, ये पेन लो, खुश हो जाओ, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, बाहरी है ये। प्रत्यास्मरण, बार बार अभ्यास करने के लिए कहना। चिंता से ग्रसित है तो बार बार अभ्यास करने से कोई हल तो निकलेगा नहीं। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके, क्या इमोशंस हैं उनके, क्या है उसके अंदर, क्या फील कर रहा है वो, क्यों चिंता बनी हुई है, किसी से लड़ाई हो गई है, किसी ने मारा पीटा है, डर है, भय है तुम्हारे अंदर, दुख है, दर्द है ना, क्या समस्या है, उनको उससे जूझने में हेल्प करना कि जो प्रॉब्लम है आओ हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। ठीक है, बच्चा अपनी भावनाओं को हमारे सामने रख सके, हम जाने कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, टीचर उसको गंभीरता से सुने और उन्हें हम ये महसूस कराएं कि इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। या उनको हम क्या कह सकते हैं, किसी चीज़ से बच्चा परेशान है, हम उसको कहें अरे यार ऐसा होता रहता है, ऐसे तो हम भी इस प्रॉब्लम से तो हम रोज़ गुजरते हैं, तुम बताओ आज तुम्हारे सामने समस्या आई है, तुम टेंशन लेके बैठे हो, हम तो रोज़ इस समस्या से गुजरते हैं। इस तरीके से उनके सामने बोलना, बताना, ताकि बच्चे को थोड़ा लगे कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या गहरी भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम उसको क्या करें, बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, जूझने में उसकी मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है कि बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित हो सके। आंतरिक रूप से, जहां उस आंतरिक रूप से इसका मतलब है जहां वो अपने मन से काम करे, अपनी इच्छा से करे, है ना, उसकी इच्छा है इसलिए वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई उसकी प्रशंसा कर देगा, कोई इनाम दे देगा, उसके लिए नहीं, क्योंकि उसका मन है इसलिए वो पढ़ रहा है। ठीक है, या अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए पढ़ रहा है, तो ये आंतरिक प्रेरणा हो गई। ये हमें बच्चे के अंदर प्रमोट करनी है। तो क्या होगा, उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके कि देखो वो 90% ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला रहे हो, क्या ऐसा करके हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, काट दो। कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को पीट करके, जो से कमज़ोर है उनको पीट करके हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं? कोई मतलब नहीं बनता। उन्हें शिक्षक की नकल करने के लिए कहना कि देखो जैसा टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है वैसे उतारते चले जाओ, क्या ऐसे हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं? नहीं। सीखने में आनंद की भावना पैदा करके, जब वो सीखने में उसको आनंद आएगा, मजा आएगा, अपनी रुचि के अनुसार चीज़ें वो समझेगा, है ना, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, क्योंकि उसको सीखने में मजा आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। अगला प्रश्न कहता है कि जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है? आज आपने अपने आप कैसे सीखते हैं? आज आपने अपने आप कैसे सीखा, या अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा? क्वेश्चन को समझिए भाई। जफर कहता है, माध्यमिक कक्षा के बच्चे हैं, 6 से 8 तक के बच्चे हैं, उनसे कहता है कि अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में तुमने क्या सीखा। अगर हम आपसे कहें कि ये अपने आप कैसे सीखते हैं, अपने आप सवाल कैसे लगाते हैं, अपने आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, इसके बारे में तुमने क्या सीखा, तो तुम अपने विचार रखोगे कि इसको कैसे लगाते हैं, कैसे हल करते हैं, इसको कैसे समझते हैं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें बताओगे। तो अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल को प्रोत्साहित कर रहा है बच्चे के अंदर? वो बच्चे के अंदर मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान को डेवलप कर रहा है। किसको? मेटाकॉग्निशन को। मेटाकॉग्निशन का मतलब सोचने के बारे में सोचना, कि हम क्या सोच रहे हैं, सोचने के बारे में सोचना कि हम क्या सोच रहे हैं, सीखने के बारे में जानना कि हम कैसे सीखते हैं। ठीक है, जब जफर ये कह रहा है कि आज आपने अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा,
तो बच्चों को ये सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है कि उन्होंने कैसे सीखा, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो की, कौन सी चीज़ उनको कठिन लगी, अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास कर रहा है। ये मेटाकॉग्निशन है, जब बालक अपने सीखने के प्रोसेस पर विचार करता है कि मैं कैसे सीखता हूँ और समझदारी से फिर उसको सुधारने की कोशिश करता है, इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक टीचर बच्चों से कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम हल करने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप चल करके उसको हल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे टीचर जब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप साझा कर रही है, तो वो बच्चों को एक स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बता रही है ना। उसके अंदर एक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा रही है बच्चों को। बहुत अच्छी बात है। अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति, ये बात सही है। जो टीचर सोच रहा है उसको बोल करके बच्चों के सामने रखे। इससे क्या होगा, इससे जो टीचर है वो अपनी जो भी सोचने की जो प्रक्रिया है उसको जोर से जब बोल करके बताता है तो विद्यार्थी भी वैसा ही सोचने का अभ्यास करते हैं। इसको थिंक अलाउड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जब टीचर समस्या समाधान के चरणों को बताते हुए अपनी सोच को जोर से बोलती है, अपने थॉट्स को जोर से बोलती है, तो एक प्रभावी शिक्षण रणनीति का उपयोग कर रही है, क्योंकि फिर बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और यदि आप सीटेट में आपके पास एसएसटी है, यदि आपके पास एसएसटी है तो आप हमारे एसएसटी के नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए 9628182649 पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स दे रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी हमने अटैच किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित करती। बात बिल्कुल ठीक है। यदि वो इमोशनली अच्छा फील कर रही है तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। यदि वो खुश है, उत्साहित है, जिज्ञासा है उसके अंदर, तो वो परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर ले जाएगी। यदि वो चिंतित है, परेशान है, दुखी है, डरी हुई है, तो उसकी परफॉर्मेंस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। संज्ञान और संवेग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इमोशनली अच्छा फील करेंगे तो हमारा संज्ञान यानी कि हमारा दिमाग, मस्तिष्क भी काम करेगा। इमोशनली अच्छा फील नहीं करेंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, और हमारी वीडियोज़ को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर मटेरियल दे सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।